आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 6 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, जिसका टाइटल है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जिसका मतलब ये हुआ, इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि जिस जगह पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑरल एविडेंस के बीच में कंट्राडिक्शन होगी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देगा। मीन्स कि इन दोनों एविडेंस की अगर किसी एक फैक्ट के मतलब ये दोनों फैक्ट मौजूद होंगे तो प्रेफरेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दी जाएगी। या आप ये भी कह सकते हो कि जिस चीज़ के बारे में आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एक्सेप्टेबल होगा, उस फैक्ट के हवाले से ऑरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। और इन दोनों की कंट्राडिक्शन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफर किया जाएगा। सेम लाइक जैसे आर्टिकल और अगर किसी सेक्शन के बीच में कोई कंट्राडिक्शन आ जाए तो प्रेफरेंस दी जाती है आर्टिकल को, यानी आर्टिकल में जो फैक्ट क्लियर जो चीज़ लिखी होती है उस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। सेम इन दोनों एविडेंस के अंदर भी अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो प्रेफरेंस हम लोगों ने किस एविडेंस को देनी है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 102 टू आर्टिकल 110, और जो आर्टिकल 102 टू 104 आर्टिकल है वो बेसिकली इसी जनरल रूल को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिन फैक्ट्स के मतलब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ आप उन चीज़ों को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दे सकते हो। वहाँ पर ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होता, यानी ओरल एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन आर्टिकल 105 टू 110 जो है वो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद किसी फैक्ट से मतलब आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, वहाँ पर ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल होता है। तो अब वन बाय वन हर आर्टिकल को जो इस चैप्टर में है इनको डिस्कस कर लेते हैं, कवर करते हैं। तो आर्टिकल 102 स्टेट evidence of terms of contract, grant and other disposition of property reduced to form of document. Article 102 state that when the terms of a contract or of a grant or any other disposition of property have been reduced to form of a document, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट को या फिर किसी ग्रांट, यानी जिसमें लाइक कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हो जैसे कि गिफ्ट डीड, या कोई दूसरी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई ऐसा दूसरा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो रही होती है, लाइक सेल डीड, अगर हैव बीन का मतलब है कि ये चीज़ पास्ट, हैव का वर्ड यहाँ जो यूज़ हुआ है ये पास्ट प्रैक्टिस को शो कर रही है कि अगर ये चीज़ें किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में लिखी जा चुकी हैं, मतलब कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट की सूरत में आ चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट या कोई ग्रांट या कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या उन तमाम केसेस में जिसमें लॉ रिक्वायर करता है कि किसी मैटर को एविडेंस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए, उसको भी आप डॉक्यूमेंट की सूरत में कन्वर्ट कर चुके हो। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है? नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच मैटर। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या दूसरा मैटर जो लॉ में रिक्वायर्ड था कि वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, यानी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की हुई हैं, अगर उनको उनसे मतलब कोई एविडेंस देना है तो कोई दूसरा, उनको साबित करने के लिए कोई दूसरा एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है इसकी? द डॉक्यूमेंट सेल्फ और द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन हेयर बिफोर कंटेन, सवाए उन चीज़ों को जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉन्ट्रैक्ट, अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी और ग्रांट और दूसरे मैटर जो लॉ में रिक्वायर्ड है कि डॉक्यूमेंट की सूरत में हो, इनके अंदर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को किसी और एविडेंस से साबित नहीं किया जा सकता, सवाए इसके कि आप उनको साबित कर सकते हो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट को जिसको साबित करना है उसको ही उसी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को प्रोड्यूस करके उसको इस तरह साबित कर सकते हो, या फिर इसके कंटेंट को साबित करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस से भी साबित कर सकते हो, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी वगैरह देकर। अगर तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है इस चीज़ के हवाले से, मतलब इसको साबित करने के हवाले से कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होता है? वो कंडीशन जो है वो इसी ऑर्डर के आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है, क्योंकि आर्टिकल 72 कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों से कर सकते हैं। पर आर्टिकल 72 कहता है कि आप लोगों ने जब भी किसी डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों से साबित कर सकते हो। बट आर्टिकल 75 अभी ये कहता है इसी ऑर्डर का कि हम लोगों ने प्रेफरेंस किसे दे ली है? प्राइमरी एविडेंस को। तो अब इस सिचुएशन में भी यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही साबित करने की कोशिश कर ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो उससे मुतल्लक प्राइमरी
डॉक्यूमेंट ही दिया जाता है यानी ओरिजिनल, और अगर लॉ मौजूद हो तो फिर हमें आर्टिकल 76 में बताई गई है कंडीशन जहाँ पर आप लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो जो जनरल रूल है इस आर्टिकल का वो ये कहता है कि जब आप लोगों ने वॉलंटरीली तौर पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी ग्रांट या किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट की सूरत में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर इनवॉलंटरी तौर पर, यानी अगर लॉ आपसे रिक्वायर करता है कि कोई चीज़ डॉक्यूमेंट की सूरत में होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट की सूरत में आ गई है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या वो मैटर जो कि डॉक्यूमेंट की सूरत में है, अगर उनके अंदर का जो टर्म्स और कंडीशन यानी कि उनके कंटेंट है, अगर उनको साबित करना है तो उसको साबित करने के लिए कोई और एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता सवाए इसके कि आप उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जिस मतलब जो आप लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है उसके थ्रू इसे साबित करो, या फिर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस अगर एक्सेप्टेबल है कि आप उससे साबित कर सकते हो, मतलब आर्टिकल 76 वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, तब आप लोग सेकेंडरी एविडेंस से उस चीज़ को साबित, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को साबित कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो जो इसका चैप्टर का टाइटल था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड द ओरल एविडेंस, वही चीज़ आपको फॉलो होती नज़र आ रही है कि वो डॉक्यूमेंट से ही रिक्वायर कर रहा है कि डॉक्यूमेंट से साबित करें ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस मैटर की दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन वर स्टेट दैट व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which is appointed need not be proved। मतलब अगर लॉ में रिक्वायर्ड था कि कोई जो पब्लिक ऑफिसर है, कोई सिविल सर्वेंट है, उसको रिटन फॉर्म में अपॉइंट किया जाए, मतलब उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू अपॉइंट किया जाए, लॉ की यही रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर ये शो किया जाता है कि भाई फलां पर्सन जो है वो कहीं आता है, वो कहता है कि मैं इस फलां पोस्ट के ऊपर मतलब सिविल सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ मैं, तो अब इस सिचुएशन में उस बंदे को अपनी अपॉइंटमेंट लेटर, ये अगर उसका ये चीज़ कह देना है काफ़ी, उसे अपनी ये राइटिंग, मतलब जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर है जिसके थ्रू वो अपॉइंट हुआ है, उस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जब हम लोग कोर्ट में देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है किसी भी क्राइम सीन के अंदर, वो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है, वो भी आकर गवाही देता है क्योंकि उसने क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन की होती है। तो अब इस सिचुएशन में वो भी अपॉइंट हुआ होगा किसी अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू, तो वो आगे सबसे पहले ये नहीं साबित करता, अपने इस लेटर को साबित नहीं उसने करना होता कि मैं आईओ हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। तो ये बेसिकली ये एक्सेप्शन वाल जो है उस इसी पॉइंट को डिस्कस कर रही है। एंड एक्सेप्शन 2 है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान में बी प्रूव्ड बाय प्रोबेट। मतलब वो विल्स जिनके अंदर ये प्रोबेट का ऑप्शन होता है उनको भी प्रोबेट से साबित किया जा सकता है। विल और प्रोबेट में क्या फ़र्क है, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले इनको क्लियर करना ज़रूरी है, तभी इस पॉइंट की एक्सेप्शन 2 की समझ आएगी। विल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पर्सन ले अपनी लाइफ के अंदर अपने जो उसके पास जितने भी स्टेट यानी जितने भी सासे होते हैं उनकी डिवीजन की होती है कि ये फलां मेरे डेथ के बाद ये फ़लाँ चीज़ किसको मिलेगी और फ़लाँ चीज़ इसको मिलेगी। तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर बनाते हो। और प्रोबेट जो है वो बेसिकली एक लीगल प्रोसेस है ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल। किस तरह ये लीगल प्रोसेस है, क्योंकि विल के अंदर आपकी विल में आप लोग क्या करते हो, आप अपनी डेथ के बाद के इसको विल को कौन एग्जीक्यूट कराएगा, वो एक एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर आप एक बना देते हो अपनी विल में, उस बंदे का ला वेल्शर कर देते हो। तो वो जो वेल्शरिंग है ना आपका किसी पर्सन को कि ये डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा या एग्जीक्यूट करवाएगा या मेरी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, उसकी देखभाल करेगा फलां टाइम पीरियड तक, तो उस ये जो प्रोसेस है इस ऐसा किसी बंदे को ऐड करना वो प्रोबेट कहलाता है। तो प्रोबेट जो अब आपकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, अब आपके बाद जो पर्सन है जिसको आपने अपॉइंट किया था वो जो है वो कोर्ट में प्रोबेट के लिए अप्लाई करता है कि हम लोग इसकी विल को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि तो कोर्ट उस चीज़ को अलाउ कर देती है। तो दैट्स वाई इसी लिखा हुआ है कि विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान में अप्रूव्ड बाय द प्रोबेट, यानी कि विल्स को भी प्रोबेट के ज़रिए साबित किया जा सकता है। अब विल तो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, वो उस पर्सन ने खुद बनाया हुआ था, लेकिन अब तो उसकी डेथ हो गई। जो बंदा अब उसकी विल को एग्जीक्यूट करवा रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोबेट। तो वो भी कह सकता है इसको, उस प्रोबेट से वो यही साबित कर सकता है कि हाँ इस बनने वाले की यही ख्वाहिश थी कि इसकी फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे को मिले। तो अब इस सिचुएशन में ये सेल्फ शो हो रही है कि जो विल एडमिटेड टू प्रोबेट होती है उन्हें
प्रोबेट के ज़रिए साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन, इस पर 3 एक्सप्लेनेशन नंबर 1, दिस आर्टिकल अप्लाई इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन। मतलब यही अगर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से एक ही डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल है या फिर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के अंदर इनकी एग्जीक्यूशन हुई है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर इनसे मुतल्लिक़ कोई इशू अराइज हो जाता है और अगर वो एक ही डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल है, तो वो उसको, जो इसका पहला रूल है कि भाई उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू साबित किया जाएगा। और अगर वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जीक्यूट हुई है तो उस टाइम जो इनको फिर वही कि एक प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एविडेंस यानी ओरिजिनल या फिर सेकेंडरी एविडेंस से साबित किया जाएगा। अब चूँकि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पर एग्जीक्यूशन हुई है तो उस टाइम जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाएगा वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिस पर वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा पर मुश्तमिल था, एक से ज़्यादा फिर की एग्जीक्यूशन हुई है। एक्सप्लेनेशन 2, वेन देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली लीड बी प्रूव्ड। और जब ओरिजिनल की एक से ज़्यादा है तो अब इस सिचुएशन में सबको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक को ही साबित कर सकते हो। Explanation 3, the statement in any document whatever of a fact other than a fact referred to in this article shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब आप लोगों को रिक्वायर है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना है, इसके अंदर जो फैक्ट मेंशन किया हुआ है उसके अलावा अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, उस डॉक्यूमेंट में जो फैक्ट मेंशन किया हुआ है तो उसको तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से साबित करना है ना। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखी हुई, तभी लिखा हुआ है कि फैक्ट अदर दैन द फैक्ट, मतलब वो चीज़ उस डॉक्यूमेंट नहीं लिखी हुई, अब वो दूसरा फैक्ट है। तो अब उस दूसरे फैक्ट को साबित करने के लिए हम लोग ओरल एडमिशन दे सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होगी, वहाँ पर ये बार नहीं लगेगी कि भाई आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करो। नेक्स्ट है आर्टिकल 103, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। So Article 103 states that when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to form of a document have been proved according to the last article। मतलब ये कि वॉलंटरी तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की सूरत में लेकर आए, या कोई मैटर रिक्वायर्ड था आपसे लॉ में कि इसको डॉक्यूमेंट की सूरत में लेकर आओ, और उसको फिर जो आर्टिकल 102 कहता है कि उसको साबित अगर आप लोगों ने करना है वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही साबित करना है या फिर सेकेंडरी एविडेंस से साबित करना है। तो ये कह रहे हैं कि हैव बीन प्रूव मतलब वो साबित हो चुका है। तो अब क्या होगा, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। इसमें कॉमे वाली लाइन को छोड़ के जो उसके बाद स्टार्ट होती है जैसे पढ़े, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रैक्टिंग, वेयरिंग, एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म इट टर्म्स एस बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। मतलब ये कि अगर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या जो मैटर लॉ में रिक्वायर्ड था कि रिटन फॉर्म में हो, उन डॉक्यूमेंट से के अंदर कंट्राडिक्शन के हवाले से, वेरिएशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हवाले से कि इनकी टर्म्स के अंदर कोई चीज़ ऐड हुई थी, चेंज हुई थी या काटी गई थी या निकाल दी गई थी, कोई इशू अराइज हो जाता है पार्टीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट के दरमियान या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट के दरमियान, तो उस चीज़ के हवाले से हम लोग कोई उनको साबित करने के लिए कोई ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट यानी ओरल एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं कंसीडर किया जाएगा। फिर फर्दर आगे इसकी 6 एक्सेप्शन है जिसके अंदर ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इससे मुतल्लिक दे सकते हैं आप कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट प्रोवाइजो 1, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड Proviso 1 states that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating to thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want of failure of consideration or mistake in fact or law। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि ये चीज़ साबित कर रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिड है या कोई डिक्री और ऑर्डर इनवैलिड है,
क्यों इनवैलिड है? क्यों? क्योंकि ये जो एक ग्राउंड है कि ये फ्रॉड की बेस पर बना है डॉक्यूमेंट, या फ्रॉड की बेस पे ये ऑर्डर डिक्री ली गई है, इंटीमेशन के थ्रू लिया गया है, इलीगलिटी है इसके अंदर, और या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ है, या फिर पार्टी की कैपेसिटी ही नहीं थी, वो कॉम्पिटेंट नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो अगर कोई फैक्ट ये चीज़ें साबित कर देती है, ये चीज़ साबित कर रही है कि इन ग्राउंड की वजह से ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, या फ़लाँ बंदा जो है वो इस ऑर्डर और डिक्री का टाइटल था कि इसके फेवर में की जाए, तो उस फैक्ट के हवाले से औरल एडमिशन दिया। उस फैक्ट को साबित करने के लिए आप लोग औरल टेस्टिमनी, औरल एविडेंस दे सकते हो। प्रोवाइजर टू स्टेट दैट the existence of any separate oral agreement to as any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its terms may prove in considering whether or not the proviso apply, the court shall have regard to the degree of formality of the document। मतलब एक और डॉक्यूमेंट हुआ है लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी फैक्ट के हवाले से साइलेंट है, उसमें उस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, तो जिस चीज़ के हवाले से वो साइलेंट है उसके बाद उसके लिए बाद में एक अलग से एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया गया, और उस औरल एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है उसके साथ कंसिस्टेंट थी, उससे ऑपोजिट भी नहीं जा रही थी। तो अब वो जो बाद में एक एग्रीमेंट हुआ है उसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, उस एग्रीमेंट को साबित करने के लिए कि ये हुआ था, उसके हवाले से भी औरल एडमिशन दिए जा सकता है, यानी ज़बानी शहादत दी जा सकती है। प्रोवाइजो 3 स्टेट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट औरल एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved। मतलब पहले एक डॉक्यूमेंट हुआ और उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन कर दी गई थी कि ये कंडीशन होगी फुलफिल, तब हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को पूरा किया जाएगा। और ये जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी ये बाकायदा किसी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू की गई थी, उसमें ये चीज़ मेंशन थी। तो अब ये जो सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट है जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन है, उसकी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए भी ऑरल एडमिशन किया जा सकता है, ज़बानी शहादत दी जा सकती है इस फैक्ट के हवाले से भी। Proviso 4 state that the existence of any distant subsequent oral agreement to sign or modified any such contract, grant or disposition of property may be proved। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इनके बाद इन लोगों की इनकी जो है वो एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो आप लोगों ने एक दूसरा एक इसके बाद सब्सिक्वेंटली एक डिफरेंट ओरल एग्रीमेंट आप लोग पार्टीज़ के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ है फॉर द पर्पस कि इस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को या तो ख़त्म कर लिया है, इसके ख़त्म करने के हवाले से हुआ है, या उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन कर ली उस हवाले से हुआ है। तो अब ये जो बाद में इन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में एक सेपरेट ऑरल सब्सिक्वेंट ऑरल एग्रीमेंट हुआ है फॉर द पर्पस टू रिसाइलेशन मॉडिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस चीज़ को साबित करने के लिए कि हुआ भी था या नहीं, उस एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए आप लोग जो है ऑरल एडमिशन दे सकते हो, ज़बानी शहादत यहाँ पर दी जा सकती है। एक्सेप्शन इसकी क्या है कि कब ली दी जा सकती, एक्सेप्ट इन केस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और स्पेशल प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग और हैज़ बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फोर्स फॉर द टाइमिंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बस एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर यही कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अब अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इनकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप लोग ये एविडेंस ये इस चीज़ के हवाले से ज़बानी शहादत देना चाहते हो कि कोई फला सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट हुआ था इनके अंदर इनको रिसाइड या मॉडिफिकेशन में करने के लिए, तो तब हम लोग गोली दे सकते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन से पहले बाद में या लीगली दे सकते हैं, लेकिन अगर इनकी रजिस्ट्रेशन होने से पहले हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को या ग्रांट डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट हुआ था, उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन से पहले तो ऑरल एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग एडमिशन जो सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट हुआ होता है उस हवाले से, इनको ख़त्म करने के हवाले से, मॉडिफिकेशन करने के हवाले से, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई ऑरल एडमिशन नहीं दे सकते। Proviso 5 state that any usage or custom by which incident not expressively mentioned in any contract are usually annexed to contract of that description may be proved। मतलब ये कि कोई यूजेज और कस्टम था जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसिवली तौर पर मेंशन नहीं था, पहले मेंशन नहीं था लेकिन उसके साथ अटैच्ड है, तो अब
कॉन्ट्रैक्ट में जो कि वो वेल शैल ही है, तो उसको बाद में जो है वो उस यूजेज और कस्टम के हवाले से भी हम लोग ओरल एडमिशन दे सकते हैं, provided that the lexic of such incident which will not be repugnant to or is consistent with the express terms of contract. लेकिन ये जो कस्टम और यूजेज है जिसको आप बाद में ओरल एडमिशन दे सकते हो, वो जो कस्टम और यूजेज है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. Proviso 6 state that any fact may be proved to show in what manner the language or document is related to existing facts. यानी जो लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से भी ओरल एडमिशन दिया जा सकता है. आर्टिकल 103 भी हो गया. आर्टिकल 104, आर्टिकल 104 एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट. Article 104 states that when language used in a document is plain in itself and when it applied accurately to existing fact, evidence may not be given to show that it was not meant to apply such fact. सो आर्टिकल 104 में ये कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज प्लेन है और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उनके ऊपर वो एक्यूरेटली तौर पर अप्लाई हो रही है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमें ये चीज़ साबित करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट का या इस डॉक्यूमेंट का फलाह ये नहीं ये मतलब था, उस चीज़ को साबित करने के लिए हमें अलग से कोई ओरल एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसका सरगोदा के अंदर सरगोदा के अंदर सेटलर टाउन के अंदर 5 मरले का प्लाट है और वो उसने किसी पर्सन को कहा है कि ये मैं आपको 50 लाख रुपए में दूंगा, और ये उसका डॉक्यूमेंट है और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो भी यही शो करते हैं कि हाँ वाकई इसके पास सेटलर टाउन के अंदर 5 मरले का सरगोदा के अंदर मकान है. तो अब इससे ये लैंग्वेज भी क्लियर है और एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर भी ये एक्यूरेटली तौर पर अप्लाई हो रही है. तो इस चीज़ के लिए हमें किसी किस्म का और मज़ीद ओरल एडमिशन या ओरल एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है उसका ये मतलब था. तो लिहाजा ये जनरल रूल को सपोर्ट कर रहे थे कि फर्स्ट 3 आर्टिकल के जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एडमिशन के अंदर ओरल एविडेंस के अंदर कंट्राडिक्शन होगी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफर किया जाएगा. इसका मतलब ये कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहा है. नेक्स्ट अब आर्टिकल 105 टू 110 जो है वो इसकी एक्सेप्शन है कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद ओरल एविडेंस के लिए गुंजाइश है, आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, यानी जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड नहीं कर रहा. तो आर्टिकल 105 evidence as to the document unveiling in reference to existing facts. Article 105 states that when language used in a document is plain itself but is unveiling in reference to existing fact, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. मतलब कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो तो क्लियर है, प्लेन है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो उसके ऊपर एक्यूरेटली तौर पर एप्लीकेबल नहीं हो रही. तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमें एविडेंस देने की ज़रूरत है ये बताने के लिए कि असल में जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में उसका असल में ये मतलब है, उस चीज़ को साबित करने के लिए हमें सबूत देने की ज़रूरत होगी. इसकी इलस्ट्रेशन ये है कि ए सेल टू बी बाय डीड by house in Karachi. A had no house in Karachi but appeared that he had a house at Kawari of which B had in possession since the execution of the deed. मतलब ये कि ए ने बी के साथ सेल डीड की जिसके अंदर जो है वो उसे कहता है कि आपको मैं अपना कराची वाला घर सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये है लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट. बट फैक्ट ऑफ द केस ये है, एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका तो कराची में कोई घर है ही नहीं, उसका तो कवाड़ी में घर है. तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये यहाँ पर एविडेंस देने की ज़रूरत है ये चीज़ साबित करने के लिए कि असल में उसका यही मतलब था कि वो कवाड़ी वाला घर ही उसे अपना देना चाहता है. कवाड़ी असल में डिस्ट्रिक्ट है कराची का, जिससे बिल्कुल इसी तरह ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये इस एग्जांपल पे कराची की जगह पे सरगोदा कर ले और कवाड़ी की जगह पे कोट बबल कर ले, कोई सरगोदा की तहसील, तो जिस तरह फैक्ट मतलब सरगोदा में बेशक उसका घर नहीं है लेकिन उसका कोट बबल में है, तो उससे भी मुराद यही होगा कि उसे अपना कोट बबल वाला घर देना चाहता है, और उस चीज़ को साबित करने के लिए आपको एविडेंस देने की ज़रूरत होगी. अब आ जाते हैं आर्टिकल 106. आर्टिकल 106 एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज which can apply to one only of several person. Article 106 states that when the facts are such that the language used might have been to apply to anyone and could not have been to apply to more than one of several person or thing, evidence may be given of facts show
विच ऑफ दोज पर्सन थिंक इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई। यानी सिचुएशन ये है कि जो लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट है वो किसी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है, मगर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उसके अंदर वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं या एक से ज़्यादा पर्सन है। अब ये क्लियरली हो रहा कि जो डॉक्यूमेंट में वो जो बहुत यानी जो क्लस्टर ऑफ पीपल है, क्लस्टर ऑफ थिंग्स है, उनमें से वो किस एक चीज़ की तरफ डॉक्यूमेंट की इंटेंशन है, वो किस चीज़ की बात कर रही है, उस चीज़ को साबित करने के लिए हमें एविडेंस देने की ज़रूरत होगी, एविडेंस देने पड़ेंगे। तो इसकी इलस्ट्रेशन जो है इससे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इलस्ट्रेशन ए को रीड करते हैं कि ए एग्री टू सेल टू बी फॉर रेस 12,000 बाय वाइट हॉर्स। ए हैज़ 2 white horses. Evidence may be given of fact which show which of them was B. मतलब ए बी के साथ एक सेल डीड करता है या एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको 1,000 रुपये की कंसिडरेशन पे अपना जो सफ़ेद घोड़ा है वो सेल आउट करूँगा। अब ये तो है लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये चीज़ शो हो रही है कि उसकी इंटेंशन उसे अपनी एक ही चीज़ सेल आउट करने की है, एक ही वाइट हाउस सेल आउट करने की है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि उसके पास ए हैज़ 2 white horses, उसके पास तो 2 horses है। तो अब इस सिचुएशन में एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट विच शो विच ऑफ देम वाज मीट। हमें एविडेंस देने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे से कि वो दोनों घोड़ों में से असल में एक्चुअली तौर पर से अपना कौन सा घोड़ा बेचना चाहता है। आर्टिकल 107 evidence as to application of language to one of 2 set of fact to neither of which the whole correctly apply. So article 107 state that when the language used apply partially to one set of existing fact and partially to another set of existing fact, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of 2 it was mean to apply. मतलब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ऐसी है कि वो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनमें से पार्शली आधी वो एक के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है और पार्शली वो एक दूसरे फैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। मतलब उनमें से किसी भी जो फैक्ट्स हैं उस पर किसी भी एक सेट ऑफ फैक्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमें एविडेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी, एविडेंस से साबित करना पड़ेगा कि असल में वो किस एग्जिस्टिंग फैक्ट के बारे में ये डॉक्यूमेंट आपकी बात कर रहा है। इलस्ट्रेशन से अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन में ये चीज़ मेंशन है कि ए एग्री टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। मतलब ए ने बी के साथ मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया कि मैं आपको अपनी ज़मीन बेचूंगा जो कि एक्स के जगह पर है। एक्स फलां मतलब फ़र्ज़ कर लें कोई शहर है कि वहाँ पर उसकी ज़मीन है जो कि वाई की ऑक्यूपेशन पे, मतलब वाई वहाँ पर ऐसा टेनेंट या ऐसा पोसेसर जो है वो रह रहा है। तो वो उसे ये कहता है कि मैं आपको अपनी ये लैंड जो कि मेरी इस एक्स वाली जगह पे है, वाई की ऑक्यूपेशन में है, ये आपको मैं सेल आउट करूँगा। ये पहला फैक्ट है। मतलब ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है। जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि पहला फैक्ट ये है कि ए हैज़ लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। फर्स्ट फैक्ट ये है कि भाई उसके पास ज़मीन तो है इस एक्स जगह पे, लेकिन वो वाई की पोसेशन में नहीं है। दूसरा फैक्ट ये है कि उसके पास ही हैज़ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इज़ नॉट एट एक्स। वाई की ऑक्यूपेशन में उसके पास ज़मीन तो है एक जगह पर है, लेकिन वो ये एक्स वाली जगह पे नहीं है, मतलब उस फलां शहर में नहीं है। तो अब डॉक्यूमेंट जो की लैंग्वेज है वो ये थी कि उसने कहा था कि मैं आपको जो मेरी ये एक्स वाली जगह पे ज़मीन है और वाई की ऑक्यूपेशन में है वो दूंगा। अब एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ पर एक जगह पे उसकी ज़मीन है पर वो वाई की पोसेशन में नहीं है, और एक जगह पे उसकी एक्स जगह पे वो ज़मीन नहीं है और वाई की ऑक्यूपेशन में है, यानी हाफ वो एक फैक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज और हाफ वो दूसरे फैक्ट पर एप्लीकेबल हो रही है। दोनों में से किसी भी प्रॉपर एक फैक्ट के ऊपर, एक सेट ऑफ फैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में अब किस तरह इस चीज़ को साबित किया जाएगा? एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल। तो अब इस सिचुएशन में हमें सबूत वगैरह से साबित करना पड़ेगा कि बेसिकली इन दोनों एग्जिस्टिंग फैक्ट में से वो कौन सी वाली ज़मीन को बेचने की उसके साथ बात कर रहा है। Evidence as to the meaning of the eligible character extra. Evidence may be given to show the meaning of eligible or not commonly intelligible character of form, style, technical, local and professional expression, abbreviation and a word used in a particular sense. इससे मुराद सिंपल यही है कि अगर जो डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस हो यानी क्लियर ना हो, तो अब इस सिचुएशन के हवाले से भी आप ऑरल एडमिशन दे सकते हो। आर्टिकल 109 Article 109 who may give evidence of agreement varying terms of document.
person who are not parties to a document or their representative in interest may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of a document. कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है जो सेम, मतलब जो साइमल्टेनियसली का होता है ना, कि जो उसी टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट हुआ और उस डॉक्यूमेंट के बाद जो है उस डॉक्यूमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन के हवाले से कोई सेपरेट एक एग्रीमेंट हुआ, तो वो जो सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट, इस डॉक्यूमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर रहा है, उसके हवाले से जो पर्सन एविडेंस दे सकता है और एडमिशन दे सकता है वो पर्सन हो सकता है जो कि पार्टी फॉर डॉक्यूमेंट लई है और जो उनका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी लई है, वो इस चीज़ के हवाले से एविडेंस दे सकता है। Article 110 Saving of Provision of Succession Act relating to wills. Nothing in this chapter contained shall be taken to affect any of the provision of the Succession Act as to the construction of wills. बस आर्टिकल 110 में ये बताया गया है कि जो सक्सेशन एक्ट 1925 है उसकी जो प्रोविजन है विल की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी विल की फॉर्मेशन से रिलेटेड, अगर उन प्रोविजंस के दरमियान और इस चैप्टर की प्रोविजन के दरमियान अगर किसी किस्म की कंट्राडिक्शन आएगी तो जो प्रेफर की जाएगी, जो प्रोविजन प्रिवेल करेंगी, वो सक्सेशन एक्ट की प्रोविजन करेंगी। तो ये हो गया आपके पास आर्टिकल 110 तक, चैप्टर 6 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984।